अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बच्चे जो है हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के। तो स्मार्ट सिलेबस में है, सिर्फ हम वही करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस में आपके पास वो 10.1 है। तो 10.1 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर is used as a magnifying glass if the near point of the observer is 25 centimeter and the lens is held close to the eye. Calculate the distance of the object from the lens. Angular magnification. What is the angular magnification when the final image is formed at infinity? ठीक है, तो ये सारा हमारे पास डाटा आ गया है। तो डाटा में सबसे पहले उसने फोकल लेंथ बता दी है कन्वर्जिंग लेंस की, और लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि लेंस को जब एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं तो सपोज करें ये आपका लेंस है और ये इसकी फोकल लेंथ है एफ। तो फिर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इनसाइड फोकल लेंथ यहाँ पे रखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और फिर इसका विजुअल और एनलार्ज इमेज बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका ये इमेज बनेगा इस तरह से, विजुअल और एनलार्ज इमेज बनेगा, ये हमारे पास इस तरह से होगा। तो उसने फोकल लेंथ बता दी लेंस की, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, यानी जो नियर पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस बता दिया। नियर पॉइंट वो होता है जहाँ पे हमारी आईज़ क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं। 25 सेंटीमीटर आ गया। हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, कि लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मैग्नीफिकेशन निकालनी है और एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालनी है जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने कैलकुलेट यहाँ पे करनी है। तो वन बाय वन इनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपके पास ऑब्जेक्ट का वो निकालते हैं। तो लेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ये लेंस फार्मूला हमने लगा दिया, 1/p 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा, अब q यहाँ पे जो है वो -d के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। तो जब लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा, तो q इज इक्वल टू -d आ गया। तब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। f की वैल्यू 5 आ गई, p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। p ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है लेंस से, और q जो है इमेज का डिस्टेंस, यानी इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बनेगा तो उसकी वैल्यू है 25। तो इसको सॉल्व किया बच्चे तो आपके पास यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू आ गई 4.16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो p की वैल्यू यहाँ से निकल आई 4.16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास हमने p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास की जो मैग्नीफिकेशन है उसका हमने फार्मूला बनाया था, ठीक है। तो वो ये उसने यूज़ करके तो आगे उसकी मैग्नीफिकेशन निकाली है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी यूज़ कर रहे हैं 1+d/f, ठीक है। d वही डिस्टेंस है नियर पॉइंट का, ठीक है, जहाँ पे आपका इमेज बन रहा है, और f हमारा फोकस पॉइंट है। 25 और 5 आ गया तो ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 1+5, तो मैग्नीफिकेशन आपके आ गई 6। तो 6 टाइम मैग्नीफाइड इमेज बनेगा हमारे पास। 6 टाइम इमेज का साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कहता है कि आपने एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालनी है। व्हेन द इमेज इज़ एट इन्फिनिटी देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट फोकस। कहता है कि अगर आपने इन्फिनिटी पे इमेज बनानी है तो आपको पता है इन्फिनिटी पे इमेज तभी बनती है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट पे हो। यानी ये आपका अगर लेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये अगर आपका एक लेंस है तो अगर आपने इन्फिनिटी पे इमेज बनानी है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे फोकस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो फिर जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे होगा तो p इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि p जो है वो f के इक्वल होगा। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पॉइंट के ऊपर पड़ा होगा, तो p इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्नीफिकेशन का आपके पास जो फॉर्मूला है वो d/f होता है, ठीक है। तो बेसिकली वो d/p होता है, तो इस केस में d/f आ जाएगा, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन का आपने फार्मूला पढ़ा था। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बेसिकली I/O होता है, और I जो है वो बेसिकली p होता है। p आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और O जो है वो इमेज का डिस्टेंस होता है, ठीक है।
तो आपके पास जो है ये इस केस में इसको हम लेंगे एफ़ के इक्वल, और पी जो है वो तो डी के इक्वल आ जाएगा, तो ये डी ओवर एफ़ आ जाएगा। तो इस केस में फिर आपकी मैग्नीफिकेशन जो है वो इस तरह से डी और एफ़ की वैल्यू पुट करें तो वो 5 निकलेगी आपकी मैग्नीफिकेशन। तो ये हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली, ठीक है। पी की वैल्यू पे आ गई, मैग्नीफिकेशन सिंपल आ गई एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तब भी मैग्नीफिकेशन आ गई। तो ये तीनों चीज़ें हमारी निकलें। तो ये था आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब आगे है बच्चे नेक्स्ट जो है वो टेलीस्कोप से रिलेटेड है। तो टेलीस्कोप वाले देखते हैं। टेलीस्कोप के रिलेटेड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन का, वो यहाँ पे यूज़ होगा। अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज़ फोकल, ठीक है, फोकल लेंथ 96 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ अ सिंपल आई पीस लेंस फॉर यूज़ विद द टेलीस्कोप, ठीक है। तो आपने जो है वो मिनिमम डायमीटर निकालना है आई पीस का, जो आई पीस वाला लेंस यूज़ होता है टेलीस्कोप के अंदर। इफ़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड इज़ 24 टाइम्स, यानी 24 टाइम्स आपने मैग्नीफिकेशन करनी है। ऑल द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस पॉइंट ऑन द टेलीस्कोप एक्सिस इज़ टू फॉल ऑन द आई पीस। तो फिर आपकी कहता है सारी लाइट जो है वो आई पीस के ऊपर फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए आपने टेलीस्कोप पढ़ी बच्चे, टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं आपके पास। एक यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक ये आपका आई पीस होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई पीस है, दो लेंस होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, उसका डायमीटर है। आपने क्या निकालना है बच्चे, फोकल लेंथ निकालनी है और डायमीटर निकालना है आई पीस का, यानी इस लेंस का। तो ये आपने कैलकुलेट करना है। तो डाटा लिखते हैं इसका। तो ये आपके पास डाटा आ गया, ठीक है। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की है, डायमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस का है, और मैग्नीफिकेशन हमें चाहिए 24 टाइम्स। और हमने फोकल लेंथ निकालनी आई पीस की और डायमीटर निकालना है आई पीस का, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो आते हैं इसकी तरफ, कैलकुलेट करते हैं इसे। तो आपके पास यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल। आपके पास टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन होती है मैग्नीफिकेशन एफ ओ ओवर एफ ई। तो हमें एफ ई की वैल्यू चाहिए, इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। एफ ई को दूसरे साइड पे ले जाएं, एम इधर आ जाएगा, एफ ई और एम रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये एफ ई का फॉर्मूला बनेगा। अब एफ ओ की वैल्यू गिवन है 96, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी गिवन है 24, तो दोनों को डिवाइड कर लें, एफ ई की वैल्यू आ गई, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका सोल्यूशन निकल आएगा यहाँ से। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है कि फॉर डायमीटर, अगर आपने डायमीटर के लिए कैलकुलेशन करनी है तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे कि फोकल लेंथ्स की जो रेशो है दोनों लेंसेज की, और आपके पास जो डायमीटर्स की रेशो है वो इक्वल होती है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से फिर हम डायमीटर जो है उसको निकालेंगे। तो डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो डायमीटर है आई पीस का, ठीक है, तो आई पीस वाला जो लेंस है उसका डायमीटर हमने निकालना है। तो ये डी ई जो है इसको हमने निकालना है। तो इसको इक्वेशन को रीअरेंज करें, डी ई उधर चला जाएगा, एफ ओ और एफ ई इधर आके, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने बना लिया डी ई का, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दिया बस, डी ई नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ ओ उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और एफ ई इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपके पास अरेंज होके निकल आएगा। अब इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करें। एफ ई की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4, डी ओ की वैल्यू भी दी हुई है, ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एफ ओ भी दी हुई है। तो सबकी वैल्यू पुट करें तो ये बच्चे आपका आंसर निकल आएगा। तो सिंपल सा आंसर है 0.5 सेंटीमीटर आपके आई पीस का डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। डायमीटर बेसिकली विड्थ ऑफ लेंस को कहते हैं। तो ये हो गया बच्चे आपके पास। अब नेक्स्ट जो है सीधा सीधा है, मैग्नीफिकेशन आपने निकालनी है, 10.3 है। तो 10.3 में कह रहा है कि अ टेलीस्कोप जो है, अ टेलीस्कोप इज़ मेड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फिर से ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आ गई, एंड आई पीस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आई पीस की फोकल लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बोथ कन्वेक्स लेंस है, दोनों ही कन्वेक्स लेंस है। फाइंड द एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो बच्चे ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दी है
आईपीस की फोकल लेंथ दी है, मैग्नीफिकेशन निकालनी है, सीधा सीधा फार्मूला लगेगा टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का, एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई इज इक्वल टू है मैग्नीफिकेशन। तो ये फार्मूला आपने लगा के तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सीधी सी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो है ये आंसर निकल आएगा। मैग्नीफिकेशन जो है वो 4 आ जाएगी, यानी 4 टाइम आपका इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होके आएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास। उसके बाद बचा नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 10.4। तो 10.4 पे आ जाते हैं। 10.4 में कहता है अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है उसकी फोकल लेंथ 100 है, आई पीस की 5 है। वेयर इज़ द फाइनल इमेज फॉर्म, कैलकुलेट द एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो फिर से दो चीज़ें निकालनी है, एक तो फाइनल इमेज निकालना है और एक हमने मैग्नीफिकेशन निकालनी है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दी है, आई पीस की फोकल लेंथ दी है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, और फाइनल इमेज जो है उसका डिस्टेंस क्यू ये हमने निकालना है, और मैग्नीफिकेशन जो है एम ये हमने निकालनी है। तो ये हमारा डाटा आ गया। अब लेंस फार्मूला को यूज़ करते हैं बच्चे। तो लेंस फार्मूला को यूज़ करते हैं, तो आपका जो फाइनल इमेज है वो बनता है आई पीस के थ्रू। तो जो फाइनल इमेज है वो आई पीस के थ्रू बनेगा, तो आई पीस के लिए लेंस फार्मूला आ जाएगा, तो 1/FE यानी आई पीस की फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/Q प्लस 1/, ठीक है, P। तो ये फार्मूला आ गया। अब क्योंकि कहते हैं कि ये वर्चुअल इमेज बनेगी, आई पीस से जो फाइनल इमेज बनेगी, तो इसलिए आपका ये जो Q है ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। तो अब आपने यही Q निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दें। FE जो है, ठीक है, आपको पता है कि जो इमेज बनता है वो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है आई पीस के सामने, वो उसकी फोकल लेंथ वाले पॉइंट के ऊपर पड़ा होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस FE के इक्वल होता है। ठीक है, टेलीस्कोप की अरेंजमेंट इस तरह से होती है, ये दो आपके पास लेंस होते हैं ना, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस। ठीक है, इसको मैं ज़रा यहाँ पे एलेबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये दो आपके पास लेंस होते हैं। तो ये जो दो लेंस होते हैं इसमें से एक बड़े साइज़ का लेंस होता है, इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और एक यहाँ पे छोटे साइज़ का लेंस होता है जिसे हम आई पीस कहते हैं। ठीक है, ये आई पीस है। तो जो पहला इमेज बनता है वो बेसिकली यहाँ पे बनता है, यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है ये आई पीस की फोकल लेंथ के इक्वल है। और फिर ये जो पहला इमेज है ये आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है आई पीस के आगे पड़ा हुआ, इसका जो डिस्टेंस है पी, वो बेसिकली आई पीस की फोकल लेंथ के इक्वल ही होगा। यही पॉइंट उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि पी जो है वो एफ ई के इक्वल होगा। तो जो इमेज का डिस्टेंस है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है आई पीस के लिए, वो उसकी फोकल लेंथ के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो अब यहाँ पे जो है पी उसकी जगह भी एफ ई आ जाएगा, तो 5 आ जाएगी वैल्यू, इसकी यहाँ पे भी 5 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अब आपने क्यू की वैल्यू निकाल लेनी। तो क्यू की वैल्यू जो है बच्चे वो 5/0 आ रही है। ठीक है, और 5 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। और ऐसे ही होता है, आपका ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर जो स्टार है आप उसको देख रहे हैं, तो फिर आपका फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे बनता है। तो ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन बहुत सिंपल फार्मूला, जैसे हमने पीछे यूज़ किया, FO/FE। तो FO को डिवाइड कर दें FE से, तो बच्चे यहाँ पे आपकी जो मैग्नीफिकेशन आ रही है वो 20 टाइम्स आ रही है। ठीक है, तो आपकी मैग्नीफिकेशन यहाँ पे 20 टाइम्स निकल आई। तो ये था बच्चे 10.4। ठीक है, 10.4 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 10.6। ठीक है, अब ये 10.6 जो है ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। इसमें सिंपल है, आपको मैं डाटा बता देता हूँ। तो इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिलेटेड है। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रिलेटेड है। तो इसमें फोकल लेंथ बताइए। अब देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस यूज़ होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आ गई, आई पीस की फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस वो आ गया, और आपका जो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज है वो आ गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट इमेज और फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके डिस्टेंस को हम P1 और Q1 ले रहे होते हैं, और जो फाइनल इमेज और फाइनल ऑब्जेक्ट होता है
ठीक है, फाइनल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज बनती है, उसके डिस्टेंस को हम P2 और Q2 ले रहे हैं। तो इसलिए ये जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है ये Q2 लिया हुआ है, ठीक है, Q2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फर्स्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो पड़ा उसको P1 लिया हुआ है। अब आपने क्या निकालना है, लेंस सेपरेशन और मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लेंस सेपरेशन और मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो लेंस वाला फॉर्मूला लगा के हमने Q1 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। और फिर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1/FO इज इक्वल टू है 1/P1 प्लस 1/Q1, ठीक है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसका डिस्टेंस P1 आएगा और उसका जो है इमेज का डिस्टेंस Q1 आएगा। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। फिर हम यही फार्मूला लेंस फार्मूला आईपीस के लिए लगाएंगे। अब जब आईपीस दूसरे लेंस के लिए फार्मूला लगेगा तो फिर आपके पास जो इमेज का डिस्टेंस है वो P2 से रिप्रेजेंट होगा और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो Q2 से रिप्रेजेंट होगा। बस यही इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ से फिर आप जो है फार्मूला लगा के तो P2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो P2 और Q1 की वैल्यू निकल आई। तो फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपकी लेंस के बिटवीन सेपरेशन निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ उसने ये निकाली हुई है। तो बेसिकली आपकी जो लेंस के दरमियान सेपरेशन होती है इस केस में, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये आपका आई पीस होता है। तो लेंस के दरमियान में जो सेपरेशन होती है वो बेसिकली सबसे पहले तो ये Q1, ठीक है। तो Q1 जो है वो आपका यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस है, ये जो इमेज का डिस्टेंस होता है Q1, जो आपका इमेज बनता है ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, ठीक है, Q1। तो ये हमें चाहिए होता है Q1। और दूसरा जो है बच्चे आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब ये जो फर्स्ट इमेज बनता है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट इमेज बन रहा है ये आई पीस के लिए एज ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये आपने निकाल लेना है। तो ये होता है आपके पास P2, यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने इमेज पड़ा हुआ है इसका डिस्टेंस। तो इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करें तो लेंस के दरमियान में ये सेपरेशन निकल आती है, ठीक है। तो इस तरह से इसने ये लेंस सेपरेशन यहाँ पे निकाली हुई है। तो ये भी अब मैंने करवा ही दिया, ठीक है। अब आगे तो सिंपल है, आगे आपने मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन के लिए इसका सीधा सीधा हमने फार्मूला बनाया था, ठीक है। फार्मूला जो इसका हमने बनाया था उसमें ये था मैग्नीफिकेशन का Q1/P1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1+D/FE। तो ये फार्मूला सीधा सीधा पुट करेंगे। मैग्नीफिकेशन का सारी वैल्यूज़ गिवन है, Q1 भी गिवन है, P1 भी गिवन है, D 25 होता है नियर पॉइंट, और FE आई पीस की फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पुट करें सारी वैल्यू तो मैग्नीफिकेशन निकल आती है 47 टाइम्स। तो 47 टाइम्स आपको मैग्नीफाइड इमेज जो है वो मिलेगा इस केस में, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास आ गया है 10.6। उसके बाद बचे 10.8 है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो 10.8 है। तो 10.8 को देखते हैं। 10.8 में कहता है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 5, ठीक है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 5 है, कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज 24 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। लेंस के दरम्यान में सेपरेशन बता दी है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दीज लेंसेज। तो इन लेंसेज के आपने फोकल लेंथ बतानी है, ठीक है। तो अब एक तो हमें मैग्नीफिकेशन पता है टेलीस्कोप की, और दूसरा बच्चे लेंस के दरमियान में डिस्टेंस, लेंस सेपरेशन हमें पता है। आपने क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की और आई पीस की। तो इन दोनों की फोकल लेंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला लगा दें, ठीक है। मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला लगा दें तो आपके पास जो है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है m=FO/FE, ठीक है। तो FO और FE की वैल्यू हमारे पास नहीं है, M की वैल्यू है तो M की वैल्यू पुट करें। तो ये M की वैल्यू 5 आ गई और FE को उधर मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, तो ये इक्वेशन बन गई एक, ठीक है। ये सपोज कर लें हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो FO की वैल्यू आ गई 5FE, ठीक है। तो FO को FE की फॉर्म में हमने यहाँ पे बना लिया। तो FO की वैल्यू आ गई 5FE, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट बच्चे आपको पता है कि टेलीस्कोप की जो लेंथ होती है, ठीक है, यानी टेलीस्कोप के केस में
जो टेलीस्कोप की लेंथ होती है वो बेसिकली दोनों फोकल लेंथ को ऐड करने से आती है। ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ सपोज करिए यहाँ तक आ रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, और ये जो आई पीस होता है इसकी फोकल लेंथ ये भी सेम कॉमन पॉइंट पे होती है, ये भी यहाँ तक होती है एफ ई। तो बेसिकली इन दोनों को ऐड करने से ये है फोकल लेंथ आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस की यहाँ तक एफ ओ, ठीक है। और आगे आपके पास ये जो फोकल लेंथ है यहाँ से आई पीस तक, ये आपके पास आ जाएगी एफ ई। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास टेलीस्कोप की लेंथ निकल आती है। तो दोनों फोकल लेंथ को ऐड कर दें, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी, और ये जो आपका आई पीस है इसकी, इन दोनों की फोकल लेंथ को ऐड करने से आपके पास टेलीस्कोप की लेंथ आ जाती है। तो इसी फॉर्मूले को हमने अब यहाँ पे यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जो है वो दोनों फोकल लेंथ को ऐड करने से आ जाएगी। तो दोनों फोकल लेंथ को ऐड करें, एफ ओ प्लस एफ ई, तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी। अब लेंथ की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे पुट कर दें 24, और अभी हमने एफ ओ की वैल्यू निकाली थी, एफ ओ की वैल्यू निकाली थी, एफ ओ इज इक्वल टू है 5 एफ ई। तो वो अब वैल्यू यहाँ पे एफ ओ की जगह पुट कर दें 5 एफ ई, ठीक है। तो फिर एफ ओ इधर से कैंसिल हो जाएगा, एफ ई रह जाएगा सिंपल। तो 6 एफ ई आ गया और इधर बन गया 24, तो 6 उधर जाके डिवाइड हो गया। तो एफ ई की वैल्यू बच्चे हमने यहाँ से निकाल ली, एफ ई की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो एफ ई की वैल्यू आई यहाँ पे पुट कर दो तो एफ ओ की निकल आएगी। एफ ई की वैल्यू आ गई है 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो एफ ओ की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 20 सेंटीमीटर। तो ये इजी सा न्यूमेरिकल है, तो ये आपने कर लेना है। तो ये हमारे पास आ गया, एफ ओ और एफ ई दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। तो एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ किया और एक लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है। इसके बाद बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्नेल्स लॉ के रिलेटेड है। तो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ग्लास लाइट पाइप है इन एयर, मतलब एक ऑप्टिकल फाइबर है समझ लें। तो वहाँ पे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है एक रे की, और ए रे जो है वो इंसिडेंट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो बेसिकली 39 होना चाहिए, फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी रे। तो 39 हमारा क्रिटिकल एंगल है इसका मतलब, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल हो तभी जो रे है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है, हमने थ्योरी में पढ़ा था। व्हाट इज़ द मिनिमम एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ़ द पाइप इन वाटर, ठीक है। तो ये एयर के केस में उसने बता दिया कि क्रिटिकल एंगल 39 है। अब आपने वाटर के केस में बताना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो बड़ा ही आसान है जी। पहले तो हमें एयर के केस में या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो पता है 39 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 39 डिग्री, ठीक है, जो कि हमारा इस केस में क्रिटिकल एंगल है। और आपको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, और ये वाटर जो है ये हमारा सेकंड मीडियम होगा, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको N1 से रिप्रेजेंट करेंगे, या जो आपके पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको N1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपने निकालना है मिनिमम एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी θ1 की वैल्यू हमने निकालनी है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा देना है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो है इक्वेशन आपके पास बनेगी N1 sin θ1 और N2 sin θ2, और sin θ1 बेसिकली आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और θ2 बेसिकली यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। और N1 जो है बच्चे वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखें ना यहाँ पे टोटल इंटरनल जब रिफ्लेक्शन होगी, ये आपका वो ऑप्टिकल फाइबर है अगर, तो क्या होगा कि रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से ग्लास से ऊपर वाटर है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको N1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वाटर से उसने, ठीक है, ग्लास से वाटर में जाना था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है रे ऑफ लाइट इस तरह से, ठीक है, ये आपकी रे ऑफ लाइट है। तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने N2 से रिप्रेजेंट किया, और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गए हमारे पास। उसके बाद बचे θ1 और θ2, इसी तरह से यहाँ पे मैंने बता दिया, θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है और θ2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है
तो आपके पास जो थीटा 2 है तो बच्चे ये हमने फॉर्मूला जो है यहाँ पे बना लिया। तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा n2 साइन थीटा 2 और n1 उधर जाके डिवाइड हो गया। अब पहले n1 की वैल्यू निकालें। तो n1 की वैल्यू के लिए हम क्रिटिकल एंगल यूज़ करेंगे। जो ग्लास के लिए अभी हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा, ग्लास से एयर में जब रे जाती है तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल है 39 डिग्री। 39 डिग्री को यहाँ पुट करेंगे तो n1 की वैल्यू निकल आएगी 1.59। तो यहाँ से n1 की वैल्यू निकले। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें। n2 की वैल्यू 1.3 है, थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी क्योंकि जब एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री होता है। तो थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी और n1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। तो सारी वैल्यूज़ उसने नीचे फॉर्मूला में पुट की हुई हैं। तो ये देखें, ये सारी वैल्यूज़ ने यहाँ पुट कर दी। n1 की वैल्यू आ गई नीचे, ऊपर n2 की और साइन थीटा 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8। अब आपने इस साइड पे जो साइन है उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से बचे फिर थीटा 1 की वैल्यू निकल आएगी और वो आ रही है आपके पास 57 डिग्रीज। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना। तो ये थे बच्चे हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के सभी न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हमारे अब कंप्लीट हो गए।